डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। मैं एक बड़े किंगडम का प्रिंस हूँ, लेकिन मेरे अपने भाई ने मुझे तीर से पीठ में गोली मारी और मुझे कोमा में छोड़ दिया। वजह, मैं राजा की पहली बाइवी का बेटा हूँ, जो रहस्यमयी तरीके से जहर से मर गई और उन्हें कभी पता नहीं चला कि गुनहगार कौन था। उस तीर के लगने के बाद मैं 6 साल तक कोमा में रहा और मेरी रूह उन जगह चली गई जहाँ हीरोज मरने के बाद जाते हैं। सिर्फ वो ही लोग वहाँ जाते हैं जो अपने ज़माने में दुनिया बदल देते हैं। शुरू में सबको लगा कि इतना छोटा बच्चा हीरो बन गया, यह तो कमाल की बात है। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि मैं वैसा कुछ भी नहीं था। मैं कमज़ोर था, टैलेंटलेस था और बहरा था, अपने वक़्त का हीरो नहीं। फिर भी वह मेरे जैसे किसी को हीरोज़ की दुनिया में एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे 1000 साल तक ट्रेन किया, जब तक मैं उन सब की तरह काबिल नहीं हो गया। 1000 साल बाद मेरा शरीर आखिरकार कोमा से जाग गया। वह हीरोज़ जिन्होंने मुझे 1000 साल तक कचरा समझा। जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने मुझे गुड लक विश किया। मैं मुस्कुराया और रोशनी में कदम रखा, क्योंकि वहां सिर्फ हीरोज़ जाते हैं। वह मुझे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं और ना ही बनने का इरादा है। जब मैंने आंखें खोली तो लगा मेरे कमज़ोर शरीर में उठने की ताकत नहीं थी। मैं हूं डेवी आलरोन, एक छोटे किंगडम का सबसे बड़ा बेटा। जिन्होंने मेरी माँ को मारा और मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की, वह इंतज़ार करें, क्योंकि अब मैं वह कमज़ोर और मासूम बच्चा नहीं रहा। दिन ब दिन सिर्फ एक मेड ही मेरे कमरे में आती थी मेरा ख्याल रखने। वही थी जिसने मुझे जिंदा रखा। मैं नहीं चाहता था कि मैं बताऊं कि मैं जाग गया हूं, इसलिए मैं तभी हिलता था जब वह चली जाती थी। मैं कैलेंडर के पास गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितने वक्त से सो रहा था। जब मैंने तारीख देखी, सच्चाई मुझे पीठ में दूसरे तीर की तरह लगी। मैं 6 साल से यहाँ हूँ, क्योंकि 6 साल पहले उस हरामखोर ने मुझे पीठ में गोली मारी थी, और अब वह इसकी कीमत चुकाएगा। अपने परिवार को कंट्रोल करने के लिए मुझे एक मजबूत शरीर चाहिए। मैंने दूसरी दुनिया में सीखी हुई मैजिक यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया और समझ नहीं पाया क्यों। हीरोज़ की दुनिया में वापस एक लड़की ने मुझे मैजिक और होली पावर्स के बारे में सिखाया था। वही सेंटेस जो सदियों से अपनी गॉड गिवन पावर्स के लिए जानी जाती थी, वही थी जिसने मुझे मैजिक सिखाई। मैजिक काम नहीं कर रही थी, और मुझे जल्दी ही लगा कि दूसरी दुनिया में मेरी सारी ट्रेनिंग गायब होने वाली है, और उसका अर्थ पर कोई असर नहीं होगा। जब कोई भी नॉर्मल इंसान घंटों तक फेल होने के बाद हार मान लेता, वह काम कर गई। डिवाइन हीलिंग पावर ने सच में काम किया। एक हरी रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया, और उसके बाद मेरा कमज़ोर और बेहाल शरीर, जो 300 साल के आदमी जैसा लगता था, अब एनर्जी से भर गया था। वह किंगडम देखकर जहां मैं बड़ा हुआ था, मैंने खुशी से अपनी बाहें फैलाई और सूर्य देवता को पुकारा। बदकिस्मती से मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेड मेरे पीछे कमरे में वापस आ चुकी थी। वह अपने यंग मास्टर को जिंदा देखकर इमोशन में रो पड़ी। कुछ देर बाद कासल के डॉक्टर ने मेरी जांच की और कंफर्म किया कि मेरी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है। यह एक समझ से परे चमत्कार है। चेकअप के दौरान एक औरत कमरे में आई। वह है लाइनस बैरेट, वह औरत जिसने मेरी माँ को जहर दिया था और राजा की नई बाइवी बन गई थी। यह उसके बेटे हैं, दूसरा प्रिंस कार्लोस और तीसरा प्रिंस बेनेडिक्ट। दूसरे प्रिंस ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की थी, और उसने सोचा कि वह कामयाब हो गया। उस औरत ने पूछा कि क्या मैंने उस शख्स का चेहरा देखा था जिसने सालों पहले तीर मारा था। मैंने कहा हाँ, और बताया कि रॉयल्टी के खिलाफ कत्ल की कोशिश सबसे बड़ा जुर्म है। यह सुनकर गुनहगार का खून जम गया। लेकिन उसके बगल में उसकी माँ ने सार्केस्टिक तरीके से हंसा और कहा कि केस तो सालों पहले ही बंद हो चुका है। डॉक्टर ने अजीब माहौल को महसूस किया, कहा कि मैं कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, और कमरे से निकल गया। वह औरत लाइनस ने अपने असली जज्बात नहीं छुपाए और कहा कि अगर मैं मर गया होता तो बेहतर होता। तो मैंने पूछा कि क्या मेरा जिंदा होना उसे इतना परेशान करता है। कार्लोस ने जवाब दिया कि यह किंगडम के लिए शर्म की बात है कि एक प्रिंस पर हमला हो और वह इतने सालों तक कोमा में रहे। उसने कहा कि एक पैथेटिक प्रिंस भविष्य में राजा नहीं बन सकता। उसके बाद वह सब चले गए। अब जब वह अकेला था, प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि भले ही उसने दूसरों के सामने मैजिक यूज़ की थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा कि उनकी अलग अलग पावर लेवल्स की वजह से वह दूसरों की नज़र में नहीं आया। उस विकेड क्वीन और उसके बेटों को दोबारा देखकर प्रोटैगनिस्ट को तुरंत बदला लेने का मन किया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने इसका श्रेय लंबे वक्त तक मंदिर में रहने को दिया, लेकिन फिर भी वह अपना बदला लेना चाहता था। अभी के लिए उसे शांति से सोचना था कि क्या करना है।
लेकिन अभी के लिए उसे कुछ खाने का मन था और उसने सोचा कि कोमा से जागने के बाद उसका पहला खाना क्या होगा। अपनी सीक्रेट पावर्स ठीक होने और बाल कटवाने के 15 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब करने को कुछ नहीं होता तो वक्त बहुत धीरे गुजरता है। अपनी ट्रेनिंग की वजह से उसकी माना कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो गई थी और उसकी रिकवरी प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो गई थी। भले ही वह कॉन्टिन्यूस हीलिंग मैजिक, नेक्रोमेंसर के ह्यूमन बॉडी के नॉलेज और मास्टर हाया से मिली मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ जल्दी ठीक हो सकता था, पूरी तरह से अपने शरीर को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आइसोलेशन के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसे प्रैक्टिस में लाया और देखा कि मैजिक से चीज़ें सच में काफ़ी आसान हो जाती हैं। फिर भी एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसकी मेड एमी ने डॉक्टर के ऑर्डर्स को सख्ती से फॉलो करने का फैसला किया था और प्रिंस को रोज़ सूप सर्व करती थी क्योंकि वह एक बहुत अच्छी कुक थी। इसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बूढ़ा आदमी हो जो कुछ चबा नहीं सकता। एमी को बुरा लगा कि उसे पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने जोर दिया कि एक डिश उसके लिए काफ़ी नहीं होगी, इसलिए उसने कहा कि 5 और वैसे ही सर्व करे। मेड उस रिक्वेस्ट से चौंक गई, लेकिन डेवी ने उसे यकीन दिलाया कि वह सब खा लेगा, बस वह खाना ले आए। डेवी जानता था कि एक नॉर्मल इंसान के लिए यह बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसने जो रेस्टोरेशन मैजिक यूज़ की थी उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी। एक तरह से ठीक से खाने के बाद उसे लगा कि उसकी रूह को आखिरकार शांति मिल गई है, लेकिन जबकि वह बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था उसके बाथरूम के चक्कर भी बार बार लग रहे थे। नाउडीड के साथ सी, डाइजेड के साथ सी। कुछ देर बाद डेवी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उसे एक अनोखी सच्चाई पता चली। एमी ने इसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन डेवी ने उसे तसल्ली दी, कहा कि उसकी गलती नहीं है। उसने महसूस किया कि वह जितना खाना खा रहा था वह उसके परिवार के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा था। सिर्फ यही नहीं, उसने पता लगाया कि एमी ही कैसल में अकेली बची हुई सर्वेंट थी। परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने इस पर भी असर डाला था। और तो और जिस कैसल में वह रहता था वह इतना बड़ा था कि एक मेड के लिए सब कुछ अकेला मैनेज करना मुश्किल था। भविष्य को लेकर चिंतित डेवी ने पूछा कि कैसल की एसेट्स की अनुमानित कीमत क्या थी। एमी ने जवाब दिया कि उनके पास सिर्फ 6000 गोल्ड कॉइन्स थे। डेवी ने कहा कि अगर वह इस बजट को मैनेज कर सकते हैं तो उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एमी ने बताया कि ऑफिशियली उन्हें हर महीने 500 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए थे, लेकिन असल में उन्हें 100 से भी कम मिल रहे थे। डेवी ने पूछा कि क्या उसके परिवार से ज़बरदस्ती पैसे लिए जा रहे थे। मेड ने कहा नहीं। तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम उसकी सैलरी थी, लेकिन उसने समझा कि अब तक उसे शायद रेगुलर सैलरी भी नहीं मिल रही थी। एमी उससे झूठ नहीं बोल सकी, इसलिए उसने माना कि उसे अपनी पहले की कमाई का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिल रहा था। इसके साथ डेवी ने सोचा कि एमी शायद बहुत दिल की अच्छी है, लेकिन ऐसी शर्तों पर काम करने के लिए राजी होना बेवकूफ़ी थी। आखिरकार घर की मेड्स को नोबिलिटी की प्रॉपर्टी माना जाता था और एमी एक आर्टिस्ट की बेटी थी। उनकी गरीब हालत की वजह से वह उसकी मेड बन गई थी, लेकिन पिछले 6 सालों से प्रिंस और कासल का अकेला ख्याल रखना बहुत मुश्किल रहा होगा। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी छोटी सी कमाई भी प्रिंस का ख्याल रखने में खर्च कर दी थी। इसकी वजह से डेवी ने उसे हुक्म दिया कि उसने अब तक जो भी नहीं मिला है वह उसके पर्सनल फंड से ले ले। एमी ने मना कर दिया, कहा कि उनके पास अगले दिन के लिए खाना भी नहीं है, तो वह इतनी बड़ी रकम एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डेवी ने उसे कहा कि अब से उसे उससे प्रिंस की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है और उसे उसकी लगातार देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रिंस कहना बहुत फॉर्मल था और उससे एमी से दूरी महसूस होती थी और उसे यह पसंद नहीं था, क्योंकि वही अकेली थी जो सच में इतने वक्त तक उसके साथ रही थी। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट डेवी से किंगडम के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का एक काउंसलर मिलने आया। उस आदमी ने कहा कि प्रिंस के लिए ऑलरेडी अकाउंटेड फंड्स को यूज़ करना इम्पॉसिबल है, लेकिन डेवी का ध्यान सिर्फ काउंसलर की अजीब मूंछों पर था। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग उसे नफरत से देख रहे थे और काउंसलर भी यह सब देख रहा था, लेकिन अपना सर झुकाने की बजाय डेवी ने काउंसलर को कहा कि उसकी रिक्वेस्ट में रुकावट न डाले। उसने कहा कि उसे लगभग 500 गोल्ड मिलने चाहिए, लेकिन उसे उससे आधे से भी कम मिल रहे हैं और वह वजह जानना चाहता है। काउंसलर ने बताया कि कासल के मेंटेनेंस के खर्चे प्रिंस के परिवार को मिलने वाले गोल्ड में से काट लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ बचा हुआ मिलता है। लेकिन डेवी ने कहा कि वह इन आर्ग्यूमेंट्स से इरिटेट हो रहा है। उसके आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि परिवार के कासल में फर्श में दरारें हैं और बाग में घास फूस भरा हुआ है, इसलिए
इतनी बुरी तरह से मेंटेन की गई जगह को रखने में इतना खर्चा नहीं आना चाहिए। डेवी भी इस बात से सहमत था। सिर्फ यही नहीं, उसने जाना कि एक प्रिंस या किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर के लिए अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करना अनकॉमन है। बदले में काउंसलर ने कहा कि मेंटेनेंस फंड के यूज की निगरानी फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करता है। उसने यह भी कहा कि यह जगह बजट मैनेज करने के लिए है, लोन्स रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं। डेवी ने महसूस किया कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वह फिर निकलने की तैयारी करता है जब तक काउंसलर पूछता है कि क्या प्रिंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाएगा। डेवी ने जवाब दिया कि उसे वहां कोई जवाब नहीं मिलेंगे। वह जानता है कि हर जगह जहां इंचार्ज लोग होते हैं वह हमेशा बहाने बनाते हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं बजाय संतुष्ट करने वाले जवाब देने के। जाने से पहले उसने काउंसलर को कहा कि उसकी जेब में जो पैसे बचे हैं उनका मजा ले। पैलेस से गुजरते हुए डेवी ने सोचा कि कोई हैरानी नहीं कि एमी के अलावा कोई सर्वेंट नहीं बचा, क्योंकि कम सैलरी मिलने के अलावा उन्हें नोबल्स द्वारा बदसलूकी का शिकार होना पड़ता था, जिसकी वजह से सारा बोझ एमी पर आ गया था। अगले डेवी ने पूछा कि क्या एमी उसके लिए एक तलवार ला सकती है। मेड ऐसी अचानक रिक्वेस्ट से चौंक गई, लेकिन उसने कहा कि उसका तलवार का यूज किसी को नुकसान पहुंचाने या ऐसी किसी चीज के लिए नहीं है। इस पर एमी प्रिंस के लिए तलवार लेने चली गई। उसकी गैरमौजूदगी में डेवी ने सोचा कि वह किसी इंसान को नहीं काटेगा, क्योंकि उसके टारगेट्स को इंसान माना ही नहीं जा सकता। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वह अब एक अनस्टेबल पोजीशन में है और वह बिना पहले प्लान किए अपने टारगेट्स को खत्म करना शुरू नहीं कर सकता। आखिरकार वह पहले ही एक आउटकास्ट है और अगर उसे पता चल गया तो और भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा उसका इरादा उन नोबल्स के लेवल तक गिरने का नहीं है जिनसे वह इतनी नफरत करता है। एक और पॉइंट पर डेवी और उसकी मेड को एक मरा हुआ जंगली सुअर मिला। डेवी ने कहा कि उसे वह जानवर ऐसे ही मिला था। यह साफ साफ झूठ है, क्योंकि उसने खुद उस जानवर का शिकार किया था और अब उसे खाने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन यह देखकर एमी परेशान हो गई। कहा कि एक प्रिंस के हाथ कभी मरे हुए जानवर को नहीं छूने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उसने उसे कहा कि दोबारा चोट ना लगने दे। डेवी ने कहा कि ठीक होगा अगर कोई और उसे यह करते हुए नहीं देखता। वह जानता है कि भले ही वह राजा से मिलना चाहता, उसे रोक दिया जाता। और दूसरों की बात करें तो उनके बारे में भी वह कुछ नहीं कर सकता। डेवी जानता है कि क्वीन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन हरक्यूलिस का अप्रेंटिस होने के नाते वह जानता है कि सर्वाइवल की बात हो तो खुद का ख्याल कैसे रखना है। इस सिचुएशन में डेवी ने एमी को कहा कि जंगली सुअर अब उसका डिनर होगा और जानवर से उसे कोई खतरा नहीं है। एक और बार क्वीन के चैम्बर्स में उसने एक मेड को बताया कि जितना वह डेवी के बारे में सोचती है उतना ही वह उसे कोमा से पहले से अलग पाती है। उसकी मेड शर्ली ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक प्रिंस अब मुश्किल से चल पा रहा है और उसे पूरी तरह ठीक होने में 1 साल से ज्यादा लगेगा। लेकिन क्वीन ने पूछा कि क्या कोई चांस है कि यह इन्फॉर्मेशन गलत हो। उसने कहा कि भले ही शर्ली ब्लैक मून के लिए क्लास ए इन्फॉर्मेंट है, वह क्वीन के सामने सिर्फ एक क्लास सी मेड है। शर्ली राउंड की कैपिटल ब्लैक मून में रहने वाली असैसिन्स गिल्ड से ताल्लुक रखती है। भले ही वह उस पर भरोसा करती है, क्वीन प्रिंस के जागने से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही। क्वीन जानती है कि राजा ने भी प्रिंस को छोड़ दिया था और कोमा से जागने के बाद भी वह अभी कमजोर है, लेकिन वह तभी पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करेगी जब वह प्रिंस को अपने रास्ते से पूरी तरह हटा देगी। अपनी इस इच्छा के बावजूद शर्ली ने चेतावनी दी कि उसके साथ ही क्लास से अलग होकर काम करते हैं। अगर क्वीन उन्हें इंसल्ट करती रही तो उसे उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौंक कर क्वीन ने कहा कि उसने तो बस अपनी चिंता जोर से बोली थी। उसने यह भी कहा कि वह चाहती है कि प्रिंस के प्लान्स को किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सके, वरना उसने कहा कि शर्ली ही इसकी कीमत चुकाएगी। यह कहकर उसने मेड को डिसमिस कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी में क्वीन ने सोचा कि अगला कदम उठाने से पहले इन नाफरमान कुत्तों से छुटकारा पाना बेहतर है और वह इसका इंतजार नहीं कर सकती। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि प्रोटैगनिस्ट ने माना कंट्रोल करना सीखा था, जो 100 सुई में धागा पिरोने जैसा है, कुछ ऐसा जो धीरे और ध्यान से किया जाना चाहिए। उसके मास्टर ने उसे यह भी कहा था कि सबसे मुश्किल हिस्से ब्रेन की नसें, वेन्स हैं, और अगर वह अंधा नहीं होना चाहता तो इन शिक्षाओं को कभी ना भूले। लेकिन जब उसने अपने मास्टर्स को देखा, प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि प्रीस्टेस रो इयाज तो बस एक शराबी थी जो सिर्फ बातों से समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकती थी। दूसरा एक नेक्रोमैंसर था जो खुद रो इयाज से ज्यादा प्रीस्टेस जैसा एक्ट करता था, और एक महान मेज होने के बावजूद वह हमेशा अपनी बड़ी स्टाफ ही दिखाती रहती थी। फिर गॉडेस हिपोक्रिया,
जिसे सिस्टर हिया भी कहते हैं, ने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेते हुए वह अपना बेस्ट देगी टास्क पूरा करने के लिए। उसने यह भी कहा कि लोग उससे सिर्फ देखने नहीं आते थे, बल्कि उससे सीखने भी आते थे, इसलिए वह चाहेगी कि डेवी थोड़ा और कोशिश करे। और उसने कहा कि अगर वह अपने मास्टर्स पर ज़्यादा भरोसा करता तो शायद अपनी एबिलिटीज़ को इवॉल्व कर पाता। लेकिन जैसे ही प्रोटैगोनिस्ट ने ऐसा किया, वह इतने अनप्लेजेंट एक्सपेरिमेंट से गुजरा कि वह दोबारा कभी वैसा कुछ नहीं चाहता था। अब प्रेजेंट में एमी उसे पैलेस के बाहर पाती है। वह पूछती है कि प्रिंस दोबारा गार्डन्स क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। वह बस कहता है कि मौसम बहुत सुहाना है और अब तो फॉरेस्ट गार्डन भी एलिगेंट लग रहा है। फिर उसने एमी को कहा कि वह अपने काम पर वापस जा सकती है और उसे तभी इन्फॉर्म करे जब कोई उसके बारे में पूछे। डेवी ने सोचा कि नॉर्मली एमी पागल हो जाती अगर वह उसे ज़रा भी डेंजरस काम करते हुए देखती, लेकिन लगता है उसे उसकी रूटीन की आदत पड़ रही है। भले ही वह अभी भी उसके साथ बैठकर खाना खाने से मना करती है, डेवी सोचता है कि क्या उससे करीब आने की उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। खैर, उसे गार्डन के बीच में एक अच्छी जगह मिलती है। वहाँ छुपी हुई और शांत जगह है, इसीलिए वह आखिरकार अपना काम शुरू कर सकता है। इसके साथ वह अपना मेडिटेशन प्रोसेस शुरू करता है। आसपास के माना को अब्जॉर्ब करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके साथ हक की माना को संबर में लेकर वह अपना मेडिटेशन प्रोसेस के माना को अब्जॉर्ब करने के लिए डेवी सोचता है कि जब तक हवा शुद्ध है, उसके फेफड़े ऑक्सीजन से भरने के अलावा वह नेचर की माना भी अब्जॉर्ब करता है। यह प्राचीन टेक्निक, कहा जाता है, ओडिन ने खुद बनाई थी और जनरेशन टू जनरेशन दूसरे देवताओं तक पहुंचाई गई थी। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस के बावजूद हर यूज़र अपने शरीर में कितनी माना स्टोर कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। तो इस लिमिट को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इस मेथड से माना जो नॉर्मली महीनों लगते थे जमा करने में, कुछ ही दिनों में मिल जाती है, जिससे यह एक चमत्कारी टेक्निक बन जाती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर सबको यह पता चल गया तो देश में एक क्रांति आ जाएगी, लेकिन उसका इस नॉलेज को शेयर करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार यह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सके। अपनी मेडिटेशन के दौरान प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह सोचता है कि कौन छुपा हुआ है, लेकिन उस शख्स को एहसास हो गया कि उसकी मौजूदगी नोटिस हो गई है और वह तुरंत भाग गया। डेवी सोचता है कि भले ही उसे इतने वक्त से किसी ने करीब से नहीं देखा था, इसकी जांच करने से सिर्फ मुसीबत ही आएगी, इसलिए उसने अभी के लिए इसे छोड़ने का फैसला किया। वह एक कमज़ोर और बेकार प्रिंस की इमेज बनाना चाहता है, क्योंकि इससे उसे अपनी माना ट्रेन करने में शांति मिलेगी। लेकिन वह सोचता है कि उसे एक और इश्यू से निपटना है, माना सर्कल। डेवी जानता है कि प्रीस्ट्स मैजिक यूज़ नहीं कर सकते और मेजस सीक्रेट पावर्स यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्रोमेंसी एक ऐसी पावर है जो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन वह एक स्पेशल केस है, क्योंकि वह प्रीस्ट्स, मेजेस और नेक्रोमेंसर्स की एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। यह सब उसके क्रामेज में क्रेजी टेम्पल मास्टर की वजह से और 2 एक्सेंट्रिक रिसर्च की वजह से। फिर भी उस वक्त को याद करके ही प्रोटैगनिस्ट को बुरा लगता है। खैर, वह सोचता है कि मेजेस नॉर्मली अपने दिल में एक सर्कल बनाते हैं माना यूज़ करने के लिए। बदकिस्मती से यह मेथड नेक्रोमेंसी और सेक्रेट पावर के टकराव को हैंडल नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता तो उसका दिल शायद इस प्रोसेस में ही बर्बाद हो जाता। आर्टरी सर्कल कहलाया जाने वाला यह मेथड उसके शरीर के आसपास की आर्टरीज को कंबाइन करके एक इम्पेनेट्रेबल और माना रेजिलिएंट सर्कल बनाने में शामिल है। ऐसा करने से डेवी अपना पूरा शरीर, जिसमें उसका दिल भी शामिल है, यूज़ करेगा। और यह न सिर्फ नेक्रोमेंसी और सेक्रेट पावर के टकराव को रोकेगा, बल्कि सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी लाएगा। लेकिन क्योंकि यह बॉडी मॉडिफिकेशन के सबसे करीब है, एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए वह इस मेथड का सहारा नहीं लेना चाहता था। पिछली बार वह सिर्फ टेम्पल मास्टर्स की वजह से कामयाब हुआ था, लेकिन अब जब वह अकेला है, उसे प्रोसेस के आउटकम के बारे में शक है। इतना ज़्यादा सोचने पर प्रोटैगनिस्ट को एक झलक दिखती है। वह अपने मास्टर्स को देख लेता है, तो वह सोचता है कि भले ही वह मेथड में फेल हो जाए, वह मंदिर में 1000 साल बिताने जितना बुरा नहीं होगा। इस केस में उसने कोशिश करने का फैसला किया। कुछ देर बाद प्रिंस को लेकर चिंतित एमी सोचती है कि डिनर का वक्त हो चुका है और वह नहीं आए हैं। उसे अजीब लगता है, क्योंकि वह कभी अपने खाने के लिए लेट नहीं होते। उसे हुक्म मिला था कि वह प्रिंस को डिस्टर्ब ना करे जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ना हो, लेकिन फिर भी उसे उनकी सेहत की चिंता थी। ऊपर से अगर प्रिंस को कुछ हो जाता तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। उसने इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगी। डेवी ने कहा कि वह एमी की रेजिलियंस की तारीफ करता है,
सिर्फ यही नहीं, वह उस पर गिर जाता है। इससे एमी काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह प्यार दिखाने का तरीका है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट तो बस उस पर झुक रहा था। पूरी थकान की वजह से वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसी वजह से वह फिर ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे एमी उसकी फिजिकल स्टेट को लेकर सच में चिंतित हो जाती है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट अपने बेड पर जागता है, महसूस करता है कि एमी को मिलते ही वह बेहोश हो गया था। एमी की बात करें तो डेवी अपने दोस्त की मौजूदगी महसूस करता है जब उसे अपने बगल में लेता हुआ देखता है। इससे वह जानता है कि उसने एमी को एक बार फिर मुसीबत में डाला है। खैर, प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि सर्कल फॉर्मेशन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तीनों पावर्स उसकी नसों में दौड़ रही हैं और इस अजीब सर्कल के ऊपर एक और स्पेशल इफेक्ट है। सिर्फ यही नहीं, डेवी को एनवायरनमेंट में एक ज़्यादा स्ट्रांग माना प्रेजेंस महसूस होती है। क्योंकि अब वह ज़्यादा स्ट्रांग है, वह हवा से ज़्यादा माना भी अब्जॉर्ब कर सकता है। उसे लगता है कि बस अपनी उंगलियों के एक झटके से वह कोई भी सिंपल स्पेल यूज़ कर सकता है, जिसमें रेस्टोरेशन भी शामिल है। 5 महीने बाद चीज़ें अलग हैं। एमी प्रोटैगनिस्ट की कुछ इंग्रेडिएंट्स में मदद कर रही है। डेवी का मानना है कि जो वह खा रहा है उससे वह ठीक है, क्योंकि जब से आर्टरी सर्कल कंप्लीट हुआ और उसकी लाइफ स्टेबल हुई, कोई उसके कैसल में मीट और सब्जियां छोड़ जाता है। शुरू में उसने इसका श्रेय क्वीन के किसी प्लान को दिया, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह बिना किसी वजह के हर बार पूरी तरह से बच के निकल सकती है। डेवी को लगता है कि सच में कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसने अभी तक पता नहीं लगाया कि कौन कर रहा है। भले ही उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है। उसने अपनी माना पूरे कैसल में फैलाई थी इस शख्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इससे प्रोटैगनिस्ट को यह बेहतर समझने में मदद मिली है कि कौन उसके करीब आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। फिर एमी कहती है कि उन्हें जल्दी ही खाने की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन डेवी चेतावनी देता है कि उनके पास जल्दी ही मेहमान आएंगे, क्योंकि उसे कोई पास आते हुए महसूस होता है। नेक्स्ट 20 सुनार है बिकॉज ओलम के प्रूमीज के कारी कारकर इनको कंडरेट कर वह सोचता है कि कौन हो सकता है। अनुमान लगाता है कि शायद क्वीन के इन्फॉर्मेंट्स में से कोई हो। अपने क्वार्टर्स में ही प्रोटैगनिस्ट अपने विजिटर्स का स्वागत करता है। एक प्रीस्ट उसकी फिजिकल स्टेट को एनालाइज करता है और पूछता है कि क्या प्रिंस को लगता है कि वह जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उसने कहा कि क्योंकि प्रिंस इतने वक्त से बेडरिडन है, उन्हें ठीक करने की कोशिश में अपनी होली पावर्स यूज करना डेंजरस है। प्रोटैगनिस्ट बदले में मानता है कि क्लेरिक जो कुछ भी कह रहा है वह बकवास है, क्योंकि उसने ठीक हीलिंग स्पेल्स भी यूज नहीं किए हैं और उसकी मदद करने का कोई असली इरादा नहीं है। डेवी जानता है कि प्रीस्ट गॉड और नेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस जिम्मेदारी को छोड़कर किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करना डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए वह सोचता है कि प्रीस्ट को अपने शब्दों को बचाना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि प्रीस्ट की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन कई लोगों के मानने के विपरीत डेवी लगभग ठीक हो चुका है। फिर वह कहता है कि सिल्वर वेपन प्रिया ने प्रीस्ट को दी है, उससे वह ऐसे मामूली चोटों को ठीक कर पाना चाहिए। प्रीस्ट अपना बचाव करता है, कहता है कि प्रिंस एक आम आदमी है और उसे नहीं पता कि वह क्या बात कर रहा है। उसने यह भी कहा कि पावर का यूज और नॉलेज सिर्फ प्रीस्ट्स को ही ग्रांटेड है, और प्रिंस होने के बावजूद भी उन्हें प्रिंस कार्लोस जितना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। यह सुनकर एमी फादर बोरिस को उसके रूड शब्दों के लिए डांटती है। वह बदले में एक मामूली मेड से डांटे जाने से पसंद नहीं करता। गुस्से में उसने उस यंग औरत को थप्पड़ मारा। डेवी एमी को लेकर चिंतित है। आखिरकार वह बिना अपना भेष खोले इंटरफियर नहीं कर सकता। बोरिस खुद को जस्टिफाई करता है, कहता है कि अगर वह एक मेड को ऐसे बिहेव करने देता तो वह प्रिंस के लिए ही बुरा होता, इसलिए उसे ठीक करना पड़ा। लेकिन उसने कहा कि इतना आगे तक जाना शर्म की बात है, क्योंकि वह दावा करता है कि मेड की स्माइल बहुत खूबसूरत है। इरिटेट होकर डेवी लगभग उठ खड़ा हुआ प्रीस्ट से टकराव करने के लिए। खैर, बोरिस कहता है कि वह जा रहा है और मेड से पूछता है कि कम से कम उसे दरवाजे तक छोड़ दे। इसके साथ उसने कहा कि वह अगले एग्जामिनेशन के लिए 15 दिन में वापस आएगा। प्रोटैगनिस्ट ने एमी से कहा कि उसे दरवाजे तक छोड़ दे। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन प्रिंस का हुक्म मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कमरे के बाहर बोरिस एमी से मिलने का इंतजाम करने की कोशिश करता है। उसे रात में अकेले आने को कहता है। उसने कहा कि प्रिंस की लाइफ उसके हाथों में है, इसलिए अगर वह डेवी की भलाई चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वह कहता है। लेकिन बोरिस को एक मामूली मेड या एक बीमार प्रिंस की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह लड़की के साथ जो चाहेगा करेगा और फिर उसे ऐसे फेंक देगा जैसे वह कुछ भी नहीं है। अपने कमरे में अकेला प्रिंस गुस्से से भर गया। वह खड़ा हो गया,
सोचता हुआ कि उसने अपनी डिग्निटी मंदिर में ऐसे ही खड़े रहने के लिए नहीं बनाई थी। डेवी को लेडी डैफ्नी की बात याद आती है, जो हमेशा कहती थी कि अगर वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेगा तो वह एक जानवर बन जाएगा। लेकिन वह इस बारे में अलग सोचता है। प्रीस्ट के साथी सच में डर जाते हैं जब वह प्रिंस को चलते हुए देखते हैं। डेवी अपने आप से सोचता है कि सही गुस्सा लाइफ का सोर्स है और उसके मकसद को भी गाइड कर सकता है। उसका यह भी मानना है कि अगर आलस प्रोग्रेस की कुंजी है तो गुस्सा उसकी बुनियादी ताकत होगा। जल्दी ही प्रीस्ट के साथ ही उसकी तलवार के पहले शिकार होते हैं। इसी बीच प्रीस्ट एमी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उसने कहा कि वह क्वीन के ऑर्डर्स पर काम कर रहा है, इसीलिए उसे एक मामूली कमजोर प्रिंस की परवाह नहीं है, और उसकी मेड की तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ यही नहीं, बारस ने कहा कि किंगडम में हर कोई वैसा ही सोचता है, इसलिए वह उन दोनों के साथ जो चाहेगा कर सकता है बिना किसी सजा के, क्योंकि उसे क्वीन की प्रोटेक्शन गारंटीड है। यह सुनकर डेवी हंसने लगता है, कहता है कि उसे एक्ट करने के लिए एक बहाने की ज़रूरत थी और उसे वही मिल गया जो वह ढूंढ रहा था। फिर उसने अपनी तलवार प्रीस्ट पर तानी और एमी से पूछता है, रॉयल्टी के खिलाफ निंदाभाषी की सज़ा क्या है? परेशान और हैरान प्रीस्ट पूछता है, प्रिंस कैसे खड़े हैं? डेवी कहता है कि बारस को उसकी लो रैंकिंग पोजीशन से प्रमोट नहीं किया गया था। इसकी एक वजह थी, उसकी सेक्रेड मैजिक की असल में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले प्रोटैगनिस्ट एमी को याद दिलाता है कि उसने उसे हमेशा उसके सवालों का जवाब देने की चेतावनी दी थी और वह एक ही चीज़ 2 बार नहीं पूछना चाहता। इस केस में एमी कहती है कि रॉयल्टी के खिलाफ निंदाभाषी की सज़ा तुरंत मौत की सज़ा है। उसके तुरंत बाद प्रोटैगनिस्ट बोरस पर सज़ा को अंजाम देता है। अपने आखिरी शब्दों में प्रीस्ट कहता है कि क्वीन इससे बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगी। डेवी ने उस नकली प्रीस्ट का चेतावनी के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि वह सब जो प्रीस्ट के साथ खड़े थे उन्हें भी वही अंजाम मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट को क्वीन को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही उसे वो मिलती है, वह कहती है कि डेवी ज़रूर पागल हो गया होगा प्रीस्ट जैसे किसी को मारकर। आखिरकार वह होली ऑर्डर का डिसाइपल था। प्रोटैगनिस्ट खुद को जस्टिफाई करता है, कहता है कि बारस ने उसकी जान को धमकी दी थी, इसलिए उसने कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी। परेशान होकर क्वीन प्रिंस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उसने कहा कि उसके कोमा से पहले किंगडम के कानून इतने ब्रूटल नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, उसने कहा कि जबकि यह सब हो रहा है, राजा चुप है। इसके अलावा डेवी को अपने एक्शंस के लिए सज़ा मिलने में कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि उसने तो बस उस शख्स से निपटा जिसने रॉयल्टी के खिलाफ निंदाभाषी की थी। जब तक ऑफ कोर्स रॉयल्टी का स्टेटस उसके कोमा में होने के दौरान एक लो रैंकिंग डिसाइपल से नीचा नहीं हो गया हो। इन प्रोवोकेशन से क्वीन सच में गुस्से में आ गई, लेकिन पीछे हट गई। फिर भी उसने कहा कि प्रिंस के पास अपनी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और अगर यह सच भी होता तो उसने कहा कि होली ऑर्डर को लापरवाही से भड़काना बेवकूफ़ी है। फिर उसने कहा कि वह हमेशा जानती थी कि डेवी को अपनी माँ की बेवकूफ़ी विरासत में मिली है, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे और उसकी माँ को अलग अलग तरीके से इंसल्ट किया। बदले में प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस तरह से किसी के पेरेंट्स को ऑफेंड करना ठीक नहीं है, खासकर उस शख्स को जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और क्वीन को धमकी दी, लेकिन क्वीन के सर्वेंट्स तुरंत उसे बचाने के लिए आ गए। तब प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि क्वीन इतनी दिलेर क्यों है। उसके पास ऐसे सिचुएशंस में उसे बचाने के लिए लोग हैं। उसने कहा कि इसे कंटिन्यू करना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वह इसे दूसरे वक्त के लिए छोड़ देगा। फिर भी उसने कहा कि ज़्यादा बोलना बस किसी के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा है। इसलिए उसने कहा कि वही रॉयल्टी के किसी को मारने की कोशिश करना अलग नहीं है। तुरंत क्वीन को एहसास हुआ कि डेवी को पहले ही पता है कि उसके बेटे कार्लोस ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने एज को ज़्यादा देर तक छुपा के रखे। आखिरकार यह उसके स्टाइल को सूट नहीं करता। उसने यह भी कहा कि जिस वक्त क्वीन ने उसके कोमा के दौरान उसे थप्पड़ मारा था, उससे पता चला कि वह ज़्यादा कंसिडरेट नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, उसने उसे कहा कि एक लेडी की तरह एक्ट करे, क्योंकि उसके चेम्बर्स की हालत देखकर उसने कहा कि जगह बिल्कुल एलिगेंट नहीं है, और क्योंकि वह खुद ही सबको भगाने के लिए जिम्मेदार थी जो वहाँ काम करते थे, अब वह जल्दी से जल्दी सफाई का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार होगी, वरना उसने कहा कि एक बहुत बुरी अफवाह फैल सकती है। इसलिए उसने क्वीन से कहा कि अब से वह अपने फैसले ध्यान से ले, क्योंकि वह उसके पीठ पीछे एक्ट करते हुए चुप नहीं बैठेगा। प्रोटैगनिस्ट के क्वीन के चेम्बर से निकलने के बाद उसने अपना सारा गुस्सा अपने गिल्ड सर्वेंट्स पर निकाला, चिल्लाते हुए। सिर्फ यही नहीं, उसने लगभग अपना पूरा कमरा बर्बाद कर दिया। अब जब उसे प्रिंस के असली इरादे समझ आ गए थे, उसे ख़त्म करने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई थी। लेकिन
वह चाहती थी कि वह इस दुनिया से जाने से पहले तकलीफ उठाए। ज़्यादा देर नहीं लगी अफवाहों को फैलने में। कुछ का मानना था कि प्रिंस ने कोमा से जागने के बाद पागल होकर प्रीस्ट को मार दिया था, लेकिन यह सब प्रोटैगनिस्ट के प्लान का हिस्सा था। क्वीन को पता चलने के बाद दूसरों को भी पता चल गया, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई तक पहुंच नहीं थी। उन्हें बस पता था कि प्रिंस ने प्रीस्ट को मार दिया है, क्योंकि पैलेस स्टाफ का आधा हिस्सा क्वीन के साथ था। डेवी की रेपुटेशन और भी गिर गई। लेकिन सारी खबरें बुरी नहीं थी। एमी प्रिंस के सामने आई, उसे बताया कि उसके लिए और सप्लाईज छोड़ी गई हैं। आपके बाद में हजारों को। भले ही डेवी ने कहा कि उसे और मेडिसिनल हर्ब्स की ज़रूरत नहीं है, एमी फिर भी ने सजेस्ट किया कि बाहर कोई ज़रूर उसके अच्छे नेचर के बारे में जानता होगा और उसे रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। डेवी ने पूछा कि क्या एमी को लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। लड़की ने बिना झिझके हाँ कहा। अपने सामने प्रिंस को किसी को ख़त्म करते हुए देखने के बावजूद एमी ने उसके कैरेक्टर के बारे में अपनी राय नहीं बदली थी। डेवी ने फिर सोचा कि वह सच में एक इनक्रेडिबल इंसान है। उनकी बातचीत के बीच कोई आया। वह बेस्फूस था, रॉयल फैमिली के एफिलिएट्स के ग्रैंड चैम्बरलिन। उसने प्रिंस को बताया कि वह क्वीन के हुक्म पर सिनर्स को लाया है। बेस्फूस ने बताया कि उन सब ने पैलेस का पैसा चोरी किया था और कुछ ने तो भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। प्रिंस ने फिर पूछा कि ऐसे बिहेवियर के लिए सही सज़ा क्या है। चैम्बरलिन ने जवाब दिया कि नॉर्मली सज़ा सिनर्स और उनके परिवारों को ख़त्म करना होगा, लेकिन उनका फेट प्रिंस ही डिसाइड करेगा। डेवी ने मेंशन किया कि उसके बारे में खूंखार होने की अफवाहें हाल ही में फैलना शुरू हुई हैं। फिर उसने पूछा कि क्या उसे उसके मुताबिक एक्ट करना चाहिए। सिनर्स ने उससे मिन्नती की कि वह ऐसा न करे, अपनी जान बख्शने की भीख मांगी। जवाब में प्रिंस ने हुक्म दिया कि उन सब पर सही सज़ा लागू की जाए, लेकिन पहले वह उन्हें 9 दिन तक बिना खाने या पानी के कैद रखना चाहता था। भले ही यह क्वीन का ऑर्डर था, डेवी को यह पसंद ना होने के बावजूद वह सिचुएशन को अपने फ़ायदे में बदलना चाहता था। कुछ देर बाद प्रिंस ने नए सर्वेंट्स को हायर करने का हुक्म दिया, लेकिन एमी को अपनी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में रखने और उसकी सैलरी बढ़ाने का भी। उसने यह भी जानना चाहा कि क्या उसके पिता के साथ ऑडियंस की इजाज़त होगी। बेस्फूस ने मना किया, तो प्रिंस ने पूछा कि क्या यह उसके पिता ने मना किया है या क्वीन, उनकी बीवी ने। चैम्बरलिन जवाब नहीं दे पाया, कहा कि वह तो बस एक मैसेंजर है। उसने प्रिंस से सब्र रखने को भी कहा, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आखिरकार मान ली जाएगी। डेवी ने कहा कि वह इस बात का ध्यान रखेगा। चैम्बरलिन ने फिर जाने की तैयारी की। उसके जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट ने मेंशन किया कि उसने सारा खाना खा लिया है जो उसे मिला था, और इसीलिए चैम्बरलिन को और मेडिसिनल हर्ब्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेस्फूस फिर भी ने कहा कि उसे नहीं पता कि प्रिंस किस बारे में बात कर रहा है। सजेस्ट किया कि शायद प्रिंस को उसके जेंटल नेचर की वजह से ब्लेस किया जा रहा है, लेकिन उसने यह भी कहा कि बाहर कोई उससे मिलने आया है, इसीलिए वह उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेस्फूस के सप्लाईज की जिम्मेदारी से इनकार करने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि वही था जो खाना और मेडिसिनल हर्ब्स ला रहा था। आखिरकार बेस्फूस की सप्लाईज की जिम्मेदारी से कहा था। आखिरकार बेस्फूस राजा के सारे स्टाफ का हेड था और उसे हमेशा से जानता था। उसे बस ये नहीं पता था कि एमी के अलावा पैलेस में कोई और भी उसके साथ था। खैर, डेवी को अपनी अगले मुलाकात पर ध्यान देना था। एमी थोड़ी देर बाद आई, अनाउंस करते हुए कि चौथा प्रिंस और दूसरी प्रिंसेस उससे मिलने आए हैं। तुरंत प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के कमरे में दाखिल हुई। उसका नाम विनली एल राउंड था और वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वह प्रोटैगनिस्ट पर कूद गई, जिससे वह ज़मीन पर गिर गया। एमी उसे इस हालत में देखकर बहुत चिंतित हो गई, लेकिन तुरंत बाद उनका भाई आया, कहता हुआ कि विनली को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वह बारिसल रोम था, चौथा प्रिंस और विनली का जुड़वां भाई, और उसने यह भी कहा कि वह डेवी को ठीक देखकर खुश है। मौजूदा राजा क्रायोनिस अल्रॉन के 3 औरतों से बच्चे थे। मौजूदा क्वीन, उसकी पहली मिस्ट्रेस अनीशा और उसकी दूसरी मिस्ट्रेस एलिस, जबकि एलिस क्वीन का परफेक्ट सपोर्ट है। अनीशा ने न्यूट्रल रहना चुना, दूसरों के बीच एक आउटसाइडर बन गई। बरीस और विनली अनीशा के बच्चे हैं, जिससे वह प्रोटैगनिस्ट के हाफ सिबलिंग्स बन जाते हैं। जबकि बरीस एक ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट डिमीनर अपनाता है। उसकी बहन ज़्यादा लापरवाही से एक्ट करती है। विनली ने अपने भाई से कहा कि हमेशा इतना फॉर्मल एक्ट ना करे। उसे याद दिलाया कि वही था जिसने डेवी से मिलने की जिद की थी, जबकि वह आर्ग्यू कर रहे थे। एमी प्रिंस को चेक करने की कोशिश करती है कि वह ठीक है या नहीं। प्रोटैगनिस्ट इसी बीच याद करता है कि उसने सुना था कि जुड़वां बच्चे चोरों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। उनका अनरॉयल बिहेवियर देखकर उसे लगता है कि यह सच हो सकता है।
लेकिन वह अभी भी उसके भाई बहन हैं और वह उसकी हर बात सुनते हैं। और प्रोटैगनिस्ट की मौजूदा सिचुएशन में यह कुछ ऐसा है जिसे वह इग्नोर नहीं कर सकता। उनके बैठकर बात करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी आखिरी मुलाकात को 6 साल हो गए हैं। जुड़वां बच्चों को डेवी के कोमा में जाने के बाद एक दूर दराज इलाके में भेज दिया गया था। उस वक्त वह सिर्फ 8 साल के थे और वह सिर्फ मिले हुए ऑर्डर्स का पालन कर सकते थे। इसके अलावा उनकी मां ने अपनी पहली बेटी डेना को एक फॉरेन रेल्म में भेज दिया था। यह सब मौजूदा क्वीन की चालों की वजह से अनीशा अपने दूसरे 2 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाई, और भले ही दूसरों को यह नहीं पता, राजा की मिस्ट्रेसेस जो कुछ भी करती हैं वह क्वीन की निगरानी में होता है। अपनी बातचीत पर वापस आते हुए जुड़वां बच्चों ने मेंशन किया कि उन्होंने अपने पिता को देखा है। डेवी ने पूछा कि राजा कैसे हैं। बारिस ने जवाब दिया कि थके हुए होने के बावजूद उनके पिता ठीक हैं, लेकिन विनली को एहसास हुआ कि उसके भाई डेवी को अपने पिता से मिलने का मौका तक नहीं मिला है और वह इससे चौंक गई। खैर, बारिस ने मेंशन किया कि वहां आते हुए उसने देखा कि पैलेस की कंडीशंस ठीक नहीं थी। डेवी ने बताया कि कुछ लोग उसका पैसा चोरी कर रहे थे, लेकिन उसने ऑलरेडी इसका ख्याल रख लिया है और जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी बारिस ने जोर दिया कि यह अनएक्सेप्टेबल है। जबकि उसका भाई कोमा में था, कुछ ने उसे लूटने का फैसला किया, इसलिए उसने राजा से एक्शन लेने को कहने का प्लान किया है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे मना किया, कहा कि सब कुछ ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, वह इसे खुद हैंडल करेगा, क्योंकि वह राजा को ऐसे मामूली मामलों से परेशान नहीं करना चाहता। अपनी मदद करने के लिए तैयार लोगों की बढ़ती संख्या देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या यह सच में हो रहा है या बस उसकी कल्पना है। उस सोच को साइड में रखकर उसने हैरानी जाहिर की कि विनली में मैजिक का टैलेंट है और पूछा कि क्या वह सच में किसी आर्टिस्टिक ग्रुप का हिस्सा है। विनली ने बताया कि उसका जुड़वां भाई हर्ट हो जाता अगर वह नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा बिना किसी कोऑर्डिनेशन के इधर उधर दौड़ता रहता है। उसने कहा कि उसके जैसे लोग किसी भी फेंसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। यह बातें सच में बरिस को परेशान करती हैं और एक बार फिर जुड़वां बच्चे अपने भाई के सामने झगड़ने लगते हैं। उनके शांत होने के बाद विनली प्रोटैगनिस्ट को एक लेटर देती है। बताती है कि हर 5 साल में होने वाला फेंसिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस बार टूर्नामेंट पुलिस्टी के रेल में होगा। लेटर पढ़कर प्रोटैगनिस्ट कंपटीशन की सीरियसनेस को पहचानता है। बारिस ने सजेस्ट किया कि डेवी को इस मौके का फायदा उठाकर रेल्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजारी है और उसने अपने पिता से भी इस बारे में पूछा था। लेकिन विनली ने उसे ठीक किया, कहा कि उसने ही रिक्वेस्ट की थी और डेवी को राजा ने पर्सनली जाने की इजाज़त दी थी। इसके अलावा विनली ने कहा कि पुलिस्ट का रेल्म पानी का शहर है तो वहाँ ज़रूर खूबसूरत होगा। फिर उसने डिक्लेयर किया कि वह उसके साथ जाना चाहती है और वह ना नहीं सुनेगी। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह अपने भाई बहन की रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता। इस केस में वह उनके साथ ट्रैवल करेगा। मना की बारी कार की पुलिस करते हैं। डेवी ने सोचा कि वह सच में कभी किसी फॉरेन रेल में नहीं गया है और ऐसे इवेंट का मज़ा लेना इतना बुरा नहीं होगा। और तो और उसने सोचा कि थोड़ी मस्ती उसे अच्छा करेगी और वह इवेंट के लिए एक्साइटेड हो गया। इसी बीच रॉयल हॉल में बेस्फूज ने कहा कि बरीस जल्दी ही 14 साल का हो जाएगा, लगभग एक एडल्ट बन जाएगा। उसने यह भी कहा कि प्रिंसेस अभी फेंसिंग टूर्नामेंट पर बात कर रहे होंगे, लेकिन उसने राजा से कहा कि चिंता ना करे क्योंकि यंग मास्टर समझदार हो गया है। बेस्फूस ने डेवी की शानदार शांति और परसेप्शन की तारीफ की, हैरानी जाहिर की कि प्रिंस कितना बड़ा हो गया है। यह सुनकर राजा ने कहा कि इतना काफ़ी है कि चैम्बरलिन को भी इसकी खबर है और कहा कि सिचुएशन काफ़ी दुखद है। डेवी के पास वापस उसने अपनी माँ की पोर्ट्रेट को घूरा, तारीफ़ों से भरा हुआ, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका कमरा आखिरकार ऑर्गेनाइज्ड हो गया था और अब हॉन्टेड जगह जैसा नहीं लग रहा था। बेस्फूस की मदद से नए एम्प्लॉयज़ ने जल्दी काम किया था और पैलेस को अब वह अपीयरेंस मिल गई थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। न सिर्फ डेवी बल्कि एमी भी नए डेकोर से मोहित थी। उसे यह बहुत अच्छा लगा कि चीज़ें आखिरकार ठीक हो रही हैं। उसे प्रभोट के पहले चली तुम है, लेकिन डेवी अपने नए कमरे का मज़ा लेने के लिए नहीं रुकेगा क्योंकि उसे ट्रैवल करना था। एमी ने कंफर्म किया कि उसने प्रिंस की सारी रिक्वेस्ट की हुई चीज़ें पैक कर ली हैं। फिर उसने एक बॉटल उसकी देखभाल में छोड़ दी और जुड़वां बच्चों के साथ पुलिस्टी के किंगडम की तरफ चल दिया। कॉन्टिनेंटल फेंसिंग टूर्नामेंट हमेशा से एक ऐसा इवेंट रहा था जिसने सबका ध्यान खींचा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखता था। बरिस की पार्टिसिपेशन के साथ डेवी को उनके साथ जाने की इजाज़त दी गई थी, इस उम्मीद में कि उसका भाई जीत हासिल करेगा जिससे कार्लोस की पोजीशन हिल जाएगी।
किसी वजह से डेवी को अभी तक नहीं पता था क्वीन ने बरीस की कंपटीशन में पार्टिसिपेशन पर सहमत थी। शायद उसे उसकी जीत पर यकीन नहीं था। क्वीन ने बरीस की कंपटीशन के बाद से ज़ारू, या शायद वह कुछ शैतानी प्लान कर रही थी जिस पर डेवी को नज़र रखनी होगी। उनके निकलने से पहले राजा पब्लिक में आए सफ़र को ब्लेस करने के लिए भीड़ द्वारा देखे जाने पर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि क्रायोनेसा एल्रोन वही शासक थे जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। लेकिन डेवी के लिए उसने राजा को अपना माना हुआ पिता देखा। यह पहली बार था जब उसने कोमा से जागने के बाद उन्हें देखा था, क्योंकि पिछले 6 महीनों से राजा अपने बेटे को अवॉइड कर रहे थे। राजा ने फिर पूछा कि क्या बरीस कॉन्फिडेंट है। लड़के ने हाँ कहा, दावा किया कि वह अपनी अचीवमेंट्स के जरिए अपने किंगडम को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेगा। बदले में राजा ने बरीस को सुरक्षित घर वापस आने की शुभकामना दी। दूसरों से बात करने की बजाय राजा ने बस अपनी पीठ घुमा ली। लेकिन जाने से पहले उसने डेवी से कहा कि उसे ठीक देखकर अच्छा लगा। विनली ने पूछा कि क्या उसका भाई ठीक है अपने ख्यालों में। डेवी ने हाँ कहा। आखिरकार वह राजा पर अपनी इमोशंस वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद राजा के एक मैसेंजर ने अनाउंस किया कि प्रिंस बारीस की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इवेंट के दौरान कोई कर्फ्यू नहीं होगा। डेवी अपनी तरफ से ने सोचा कि राजा सच में अलग थे। उनकी पहले की हीरोइक और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का कोई निशान नहीं था। ओके, सवाल की तात है और मास के लिए आधार कर को खिलाफ अब वह बस एक बेहतर बूढ़ा आदमी लग रहे थे, जैसे सब कुछ और सबसे थक गए हों। खैर, मेन पार्टी टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ी। सफ़र के दौरान बरीस ने देखा कि उसका भाई बोर लग रहा है और पूछा कि क्या कोई चीज़ उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। डेवी ने जवाब दिया नहीं, उसे बस ऐसे लंबे सफ़रों की आदत नहीं थी। विनली फिर भी ने डेवी ने जो वाइन तैयार की थी उसे उठाया और सजेस्ट किया कि इससे सफ़र में थोड़ी जान आ सकती है। उसने कहा कि उसने पहली बार ऐसी खुशबूदार वाइन चखी है और पूछा कि उसने यह बॉटल कहाँ से ढूंढी। डेवी ने बताया कि वाइन उसकी माँ ने छोड़ी थी। यह भी कहा कि उसने ऐसा किसी वजह से किया था जो उसे अभी तक नहीं पता थी। यह सुनकर बरीस ने पूछा कि क्या उन्हें सच में इतनी कीमती चीज़ पीनी चाहिए। डेवी ने जवाब दिया कि इसके लिए यह सबसे अच्छा वक्त है। आखिरकार वह सेलिब्रेट कर रहे थे। विनली ने कमेंट किया कि डेवी काफ़ी बदल गया है। कहा कि वह पहले अपनी माँ ने जो कुछ भी छोड़ा था उसे कभी नहीं छोड़ा था। खैर, उसने कहा कि वाइन स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए बनी है। फिर अपनी खुशी के लिए टोस्ट प्रपोज किया। कुछ देर बाद उन्होंने रास्ते में कैंप लगाया। बरीस ने कहा कि वह सुबह ट्रैवल करना जारी रखेंगे क्योंकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी भी लगभग 1 दिन लगेगा। उसने यह भी मेंशन किया कि उसने किसी तरह विनली को अभी के लिए शांत रखा था और यह फैक्ट कि उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी उसने ज़रूर मदद की। बरीस को याद आया कि डेवी कहता था कि वह कभी कैंपिंग करना चाहता है और नोट किया कि वही तो वह अभी कर रहे थे। उसने यह भी कहा कि उसने डिपार्चर प्रोसेशन को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश की थी, इमेजिन करते हुए कि यह उसके भाई के लिए मुश्किल होगा। डेवी ने सोचा कि सफ़र घोड़े पर सवारी करने से तेज़ हो सकता था। इतनी धीरे ट्रैवल करना उसके सब्र को आजमा रहा था। इसके अलावा उसने उन चीज़ों पर सोचा जो बदल गई थी और सोचता रहा कि क्या और भी बदलाव आए थे। बारिस अपनी तरफ से सोने के लिए चला गया। एमी प्रिंस के पास आई और पूछा कि क्या वह भी थोड़ा आराम नहीं करना चाहते। डेवी फिर भी ने कहा कि चांद आम तौर से ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ यही नहीं, उसने जाना कि मैजिक भी ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। रात के दौरान कोई मेंशन करता है कि लाल चांद का नाम साइरस है और नीले वाले का क्रियूस। उन्होंने यह भी कहा कि साइरस को वह कहा जाता है जो शुरुआत को चमकाता है और क्रियूस वह जो अंत को रोशन करता है। इस पर प्रोटैगनिस्ट ने रिमार्क किया कि उस आदमी को काफ़ी कुछ पता है। उस आदमी ने जवाब दिया कि यह आम ज्ञान है क्योंकि एक बड़ा बच्चा भी ऐसी चीज़ें जानता होगा। उसने यह भी कहा कि वह यह कॉन्वर्सेशन एक औरत के साथ करना पसंद करेगा। ठीक तभी एक कॉलीग उस आदमी के पास आया और पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। उस आदमी ने चौंक कर सोचा कि वह तो पहले ही अपने कॉलीग से बात कर रहा था, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह पहले एक भूत से बात कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन पर हंसा, महसूस किया कि वही वह भूत था। डेवी ने अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके इनविजिबल हो गया था और गार्ड्स की जासूसी कर रहा था, नोट करते हुए कि उनमें से 4 एलीट एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन थे। अभी के लिए उसे लगता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वह शायद उसे हैंडल कर पाएंगे, जैसे कि रात के बीच में 20 दुश्मनों द्वारा हमला होना। प्रोटैगनिस्ट ने दूर से निंजास को देखा, इमेजिन करते हुए कि उन्होंने शायद सबके सो जाने का इंतज़ार किया होगा हमला करने से पहले।
यह शायद क्वीन का प्लान था। आखिरकार यह डेवी और सबको एक साथ खत्म करने का एक एक्सीलेंट तरीका होगा। प्रोटैगनिस्ट खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, ठीक इसलिए कि कोई शक पैदा ना हो, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सिचुएशन को बस इग्नोर नहीं कर सकता। और तो और, जिन लोगों ने उसकी पावर देखी थी वह आमतौर पर कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहते थे। एक प्रॉपर वेपन के बिना भी प्रोटैगनिस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे याद आया कि उसका पुराना मास्टर कहता था कि हाथ में जो कुछ भी हो उसे वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। डेवी के मुताबिक लड़ाई में कोई नियम नहीं होते। वेपन्स आपके शरीर का एक एक्सटेंशन होते हैं और आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। एक कपड़े का टुकड़ा भी एक यूनिक तलवार बन सकता है। तो एक स्टिक से लेस होकर वह एक्शन में कूद पड़ा। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने ओपोनेंट्स पर हंसा देखकर कि वह अपने काम में ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, बस क्यूरियोसिटी की वजह से। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें क्वीन ने भेजा था, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। इस केस में डेवी ने उनसे कहा कि अगर वह जवाब नहीं देंगे तो वह बस जा सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से जानते हुए कि क्वीन के हाउंड्स हार नहीं मानेंगे, उसने फिर से हमला किया। लड़ते हुए उसने सोचा कि क्वीन को यह सब करने से क्या मिलेगा। 3 रॉयल्टीज को खत्म करने से पूरे किंगडम पर असर पड़ेगा। लीनस को भी इसकी वजह से मुश्किलें होंगी, या शायद इसके पीछे उसका कोई और मोटिव था। लड़ाई में वापस प्रोटैगनिस्ट ने कुछ दुश्मनों को गिरा दिया और फिर पूछा कि क्या दूसरे भागने की कोशिश नहीं करेंगे। उसने उन्हें यह भी कहा कि वह उन्हें भागने का मौका देगा और क्वीन को बताओ कि प्रिंस डेवी उसके पास जो कुछ भी है उसे सिर्फ मजे के लिए बर्बाद कर देगा। उसकी ताकत देखकर दुश्मनों ने रिट्रीट करने का फैसला किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। वह निंजास के पीछे गया, उनसे कहता हुआ कि वह धीरे हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। कहा कि उसकी पकड़ से बचना इतना आसान नहीं था। निंजास को खत्म करने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एक बार फिर उनके परफॉर्मेंस पर हंसा। उसने रिमार्क किया कि एक निंजा की सबसे बड़ी खूबी सब्र है, तो उन्हें यह पता होना चाहिए। आखिरकार यह उनके बीच एक फेमस कहावत थी। फिर और निंजास आए क्योंकि वह छुप कर बैठे थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि यह टैक्टिक उसके खिलाफ बेकार है। वह महसूस कर सकता था कि एक निंजा भाग रहा था, जबकि दूसरे उसे रोकने की कोशिश में पीछे रुक गए थे, पीछे छूट गए। निंजास को खत्म करने के बाद डेवी ने कमेंट किया कि वह इतने बेकार थे कि कोशिश के भी लायक नहीं थे। इसके अलावा उसने सब कुछ निंजास के सीन पर आने से पहले ही तैयार कर लिया था। उसने डिक्लेयर किया कि जब तक वह कॉन्टिनेंट के दूसरे छोर पर नहीं होंगे, कोई निंजा उसकी पहुंच से बच नहीं सकता। इस पर उसने भाग चुके निंजा पर हमला किया और उसे एक मैजिकल टेक्निक से सीधे हिट किया, जिसका कोई आकार, गंध या रंग नहीं था। लेकिन अपने टारगेट को हिट करते ही उसने तुरंत उनकी रूह को खत्म कर दिया। प्रोटैगनिस्ट को खुद यह करना थोड़ा ब्रूटल लगा, लेकिन उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया था कि जो कुछ भी शुरू करो उसे ठीक से पूरा करो। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उसे यह भी सिखाया था कि जो उसकी जान को धमकी दे उन पर कोई रहम ना दिखाए। तो उसने सोचा कि एक परफेक्ट एलिमिनेशन इन दुश्मनों के लिए एक सही अंत होगा। सबसे अच्छा यह कि किसी ने उसे एक्शन में नहीं देखा था, इसलिए उसे इस सब से जोड़ा नहीं जाएगा। कुछ देर बाद क्वीन को जो हुआ उसकी खबर मिली। शर्ली ने रिपोर्ट किया कि उसने जो भी कैंडल्स जलाई थी और जो उसके स्टूडेंट्स की जिंदगी से कनेक्टेड थी, वह सब बुझ गई थी। इस पर क्वीन समझ गई कि सबको खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसने पूछा, टारगेट्स का क्या हुआ? शर्ली ने जवाब दिया कि वह शायद अभी अभी पोलिस्टी किंगडम में पहुंचे होंगे। क्वीन गुस्से में थी। पूछा कि शर्ली सिर्फ 3 बच्चों और 5 नाइट से निपटने में कैसे फेल हो गई। उसने यह भी डिक्लेयर किया कि डार्क मून गिल्ड इतनी फॉर्मिडेबल नहीं हो सकती जितना वह दावा करते हैं। उन्होंने न सिर्फ फेल किया बल्कि 20 मेंबर्स भी खो दिए। शर्ली ने बताया कि वह अभी भी जांच कर रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन सभी साइंस प्रिंस डेवी का एक अकॉम्प्लिस होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पर क्वीन ने हंसा। उस बच्चे की मदद कौन करेगा? उसने शर्ली को और पता लगाने का हुक्म दिया, डिक्लेयर करते हुए कि वह इस शख्स को दिखाना चाहती है कि क्या होता है जब कोई उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है। इसके अलावा उसने अपने सर्वेंट को याद दिलाया कि उसने शर्ली के गिल्ड के साथ काम करने पर सिर्फ इसलिए राजी हुई थी क्योंकि उन्होंने कभी फेल ना होने का वादा किया था। इसीलिए अगर ऐसी गलती दोबारा हुई, गिल्ड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और वह क्वीन के रूप में अपनी पावर का यूज करके गिल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। प्रोटैगनिस्ट्स के पास वापस विनली ने पोलिस्टी किंगडम को देखा और अपने भाइयों को अलर्ट किया। डेवी खुश था कि वह आखिरकार पहुंच गए थे। वह जानता था कि वाटर किंगडम एक छोटा सिटी स्टेट था, लेकिन
उसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और रूइंस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे खूबसूरत थे। लोकेशन पर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट ने नज़ारा देखा। उसके एक्सप्रेशन से जज करते हुए उसके भाई ने देखा कि वह खुश है। डेवी ने कन्फर्म किया, कहा कि आखिरकार यही वह जगह थी जहां तलवारबाजी कॉम्पिटिशन्स होते थे। उनके पास एक स्टेडियम था जिसे आमतौर पर लड़ाइयों के लिए अरीना के रूप में यूज़ किया जाता था। यह जगह बहुत पॉपुलर थी, जहां बहुत सारे फाइटर्स और मॉन्स्टर्स अपनी जान के लिए लड़ते थे। विनली ने मेंशन किया कि इस एडिशन में 8 पार्टिसिपेंट्स अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने फिर जल्दी ही महसूस किया कि आखिर में यह सिर्फ नेशनल प्राइड की लड़ाई थी, और तो और सिर्फ 20 साल से कम उम्र के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे यह न्यूकमर्स के लिए एक कंपटीशन बन गया था, ना कि एस्टैब्लिश टैलेंट्स के लिए। सिर्फ यही नहीं, विनली ने यह भी कहा कि राउंड किंगडम ने उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक इडियट को भेजा था। इस पर उसके भाई ने पूछा कि क्या उसे उसकी इंसल्ट करने की बजाय उससे मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेवी अपनी तरफ से ने सोचा कि बारिस की स्किल्स इंटरमीडिएट लेवल की थी, उसकी रैंक मास्टर स्वॉर्ड्समैन से थोड़ा नीचे, जो उसकी उम्र के हिसाब से इम्प्रेसिव था। लेकिन फिर विनली ने रिवील किया कि फैलन किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव फेमस स्वॉर्ड प्रिंसेस थी। प्रोटैगनिस्ट को यह नहीं पता था और उसने महसूस किया कि उसके कोमा के दौरान बहुत कुछ बदल गया था। लेकिन वह जानता था कि एलेना ऑफ फैलन किंगडम की अकेली प्रिंसेस थी, क्योंकि बाकी 9 प्रिंसेस थे, लेकिन वह प्रिंस क्राउन की फेवरेट थी। बारिस ने मेंशन किया कि एलेना की फेम के बावजूद सिर्फ उसकी स्किल्स ही नहीं थी जिसने उसे फेमस बनाया, बल्कि उसके पास डिवाइन स्वॉर्ड भी थी। विनली ने बताया कि इस तलवार का नाम काल्डेरस था, स्वॉर्ड गॉड की फेवरेट ब्लेड, एक मास्टरपीस जिसे बनाने में 1000 दिन लगे थे। डेवी ने महसूस किया कि उसने यह नाम सुने हुए काफ़ी वक्त हो गया था। हैरिस, स्वॉर्ड गॉड, उसका टीचर रहा था मंदिर में। भले ही आलसी था, उसके पास एक्सीलेंट स्किल्स थी और वह हमेशा अपनी तलवार की तारीफ करता रहता था। और यह आम बात थी कि वह जहां भी जाता था अपनी छाप छोड़ जाता था, लेकिन डेवी के लिए यह फीलिंग अभी भी थोड़ी अजीब थी। ठीक तभी एक यंग औरत उसके पास से गुजरी और किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। जब पूछा गया कि वह क्यों रुकी, उसने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। एक और पॉइंट पर डेवी ने अपने भाई बहन के साथ तलवार के बारे में डिस्कस किया, याद करते हुए कि उसमें एक स्पिरिट थी जिसे क्रिएटर के क्रिएशन के लिए प्यार से पैदा हुआ कहा जाता था। इस तलवार को ऐसे ही डिवाइन नहीं कहा जाता था, और इसकी वजह से उसने सोचा कि 100 सालों बाद इसने एलेना को अपना अगला विल्डर क्यों चुना था। बरिस ने यह भी कहा कि एलेना की फेम का एक और कारण था। उसने कहा कि वह कॉन्टिनेंट की 5 इमेजरेबल ब्यूटीज में से एक थी। डेवी फिर भी को नहीं लगा कि यही वजह थी जिसने तलवार ने उसे चुना था। डिनर के बाद उसने एमी ने जो आउटफिट तैयार किया था उसे पहना, फिर पूछा कि क्या उसके पास कुछ सिंपलर नहीं है, लेकिन मेड ने जवाब दिया कि यही सबसे सिंपल था जो उसे मिल सका, क्योंकि भले ही वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वह अभी भी एक प्रिंस था और उसे उसके मुताबिक बिहेव करना था। फेस्टिवल की रात आ गई और जुड़वां बच्चे भी तैयार थे। डेवी ने अपनी बहन की अपीयरेंस की तारीफ की, लेकिन बारिस ने उसे कहा कि ज़्यादा ना करे, क्योंकि विनली शायद सच में उसकी बात मान ले। उस ताने के बाद उसे पैर पर एक स्टॉम्प मिला और विनली ने प्रोटैगनिस्ट को डांस फ्लोर पर ले गई, उसे डांस करने के लिए इनवाइट किया। उसी बॉल में एक और प्रिंसेस से डांस करने के लिए कहा गया, लेकिन वह सारे शोर से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसकी कंपेनियन ने सजेस्ट किया कि यह नई जनरेशन के लिए एक दूसरे को जानने का इवेंट है और उसे इसका मज़ा लेना चाहिए। फिर उसने पूछा कि उसकी पहले की गांव की विजिट कैसी रही। प्रिंसेस ने जवाब दिया कि ऐसे बारबैरिक जगह के लिए बुरा नहीं था। कंपटीशन से पहले नोबल्स को इंटरैक्ट करने के लिए एक बैंक्वेट और एक बॉल तैयार किया गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ कंपटीशन में इंटरेस्ट था और उसने बॉल का यूज़ दूसरे गेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए किया। उसने देखा कि ज़्यादातर गेस्ट यंग थे, क्योंकि कंपटीशन 20 साल से कम उम्र के लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड था। इसके बावजूद उसके जैसे शेपरोनेस भी थे। अब तक बारिस सबसे पॉपुलर था। बिना कोशिश किए भी वह कई लड़कियों के ध्यान का केंद्र बन गया। डेवी ने सोचा कि उसके भाई की स्किल्स उसकी पॉपुलैरिटी की वजह हो सकती हैं। फिर भी उसे इंटरेस्टिंग लगा कि बरीस दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। न सिर्फ बरी से, बल्कि विनली भी बहुत ध्यान खींच रही थी। लेकिन डेवी दूर रहना चाहता था और पोटेंशियल ओपोनेंट्स को एनालाइज करना चाहता था। इस सब के बीच बरीस ने अटेंशन से बचने के लिए मदद मांगी, लेकिन जब उसने अपने भाई बहन को देखा तो वह डांस करने चले गए थे और उसे पीछे छोड़ गए थे। डेवी ने चाहा कि उसका भाई अपनी जवानी का मजा ले और कुछ भी ऐसा ना करे जो उसे डिस्टर्ब करे।
विनली ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डेवी उसके साथ डांस करेगा। उसने यह भी मेंशन किया कि बिना एहसास किए भी वह अभी अभी सोशल हायरार्की में दाखिल हो गई थी। इसके बावजूद वह थोड़ी अपसेट थी। कहा कि अगर डेवी की सिचुएशन नहीं होती तो वह भी कंपटीशन में एंटर कर सकता था। आखिरकार वह तलवारबाजी में भी टैलेंटेड था। जवाब में प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसकी बहन एग्जैजरेट कर रही है। कहा कि स्किल के साथ भी वह एक्सपर्ट के लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन विनली ने आर्ग्यू किया कि टैलेंट सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर कोई इंसान मेहनत नहीं करता तो उसका टैलेंट बेकार है। फिर भी डेवी ने कहा कि उसे ऐसी चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं थी। अटेंशन की बजाय उसे एक शांत जिंदगी चाहिए थी। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि वह एक बूढ़े आदमी जैसा लग रहा है। लेकिन उनकी बातचीत के बीच कोई आया और कहा कि प्रिंसेस विंडली से मिलने के लिए यह सबसे सही जगह थी। तुरंत प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी को घूरा, सोचता हुआ कि वह कौन था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वह जानना चाहता था कि यह शख्स विनली को कहाँ से जानता था। विनली खुद बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी इस अचानक अपीयरेंस से। लेकिन उस आदमी ने प्रोटैगनिस्ट को अपनी बहन से दूर धकेल दिया और विनली से पूछा कि क्या वह उसे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का सम्मान देगी। विनली फिर भी ने उसे प्रिंस वैलेंसियन कहा और कहा कि वह अपने भाई के साथ बातचीत के बीच में थी, इसलिए वह उस वक्त उसे अटेंशन नहीं दे सकती थी। वैलेंटीन रिजेक्ट होना पसंद न करने के बावजूद ने खुद को फॉर्मली वैलेंटियन डे बेल्थुस के रूप में इंट्रोड्यूस किया, बेल्थुस किंगडम का 7वां प्रिंस। प्रोटैगनिस्ट ने वैसा ही किया, खुद को डेवी एल राउंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ वैलेंटियन ने बातचीत शुरू की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने जल्दी से कहा कि वह तो बस अपने भाई बहन के साथ आया है। इस केस में वैलेंसियन ने उसे प्लेजेंट स्टे की शुभकामना दी। फिर वह प्रिंसेस विंडली से बात करने के लिए वापस आया, कहता हुआ कि वह उसकी खूबसूरती के सम्मान में इस कंपटीशन को जीतना बहुत पसंद करेगा। फिर उससे कहा कि उसके मैचेस के दौरान अरीना पर ध्यान दे। विनली फिर भी ने कहा कि वह दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रूड हो रहा है। कहा कि वह कम्पीट करने से पहले ही जीत जाएगा। लेकिन वैलेंटियन ने कहा कि सिर्फ सच बोलना रूड था। परेशान होकर प्रिंसेस ने कहा कि उसका जुड़वां भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और उसकी यह बात सुनकर सिर्फ यह प्रूव हुआ कि वैलेंटियन अपने ओपोनेंट्स को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फिर उसने प्रिंस को छोड़ दिया और डेवी के साथ पीछे हट गई। अपनी बहन का एटीट्यूड देखकर डेवी को एहसास हुआ कि वह खुद का बचाव कर सकती है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि एरोगेंट प्रिंस चीज़ों को वही खत्म नहीं होने देगा। बदले में वैलेंटियन उठ खड़ा हुआ और विनली को बाजू से खींचने की कोशिश की। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह इस रूड इंडिविजुअल के साथ काफ़ी सब्र रख चुका है। फिर उसने प्रिंस को अनबैलेंस कर दिया और उसे पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया और वह कुछ कर नहीं पाया। अगले डेवी ने वैलेंसियन से कहा कि उसे उसकी बहन को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसने यह भी कहा कि वैलेंसियन खुशकिस्मत है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, इसलिए वह कंपटीशन में बिना किसी प्रॉब्लम के पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन इससे वैलेंसियन और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने एक ग्लव उतारा और उसे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर फेंक दिया। इसके साथ उसने उसे डुएल के लिए चैलेंज किया। विनली ने कहा कि प्रिंस अपनी हद पार कर रहा था। वैलेंटिन ने जोर दिया, कहता हुआ कि वह यह सब एक नाइट के रूप में अपनी इज्जत के लिए कर रहा है। उस वक्त एक और शख्स ने कहा कि वैलेंटिन बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा था उस शख्स के लिए जिसने इज्जत होने का दावा किया था। यह वही पहले वाली प्रिंसेस थी। उसने कहा कि वह वैलेंटिन की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी और फिर पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वह कुछ ऐसा ठीक कर सकता है जो उसके पास कभी था ही नहीं। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने प्रिंसेस को देखा, उसे वह बहुत जानी पहचानी लगी और वह उसकी मौजूदगी से हैरान हो गया। हैरिस, तलवारों का देवता, एक प्राचीन हीरो था जिसने फॉलन एम्पायर की स्थापना की। एक ऐसा एम्पायर जो आखिरकार कॉन्टिनेंट की 3 महान शक्तियों में से एक बन गया। यह आम ज्ञान है कि हैरिस होली सोर्ड कॉल्डेरस का पहला मालिक था और लॉस्ट क्लेमोर सोर्ड टेक्निक का संस्थापक था। वह कहते हैं कि जिन्होंने इस तलवारबाजी में महारत हासिल की थी, वह सिर्फ एक तलवार के वार से सुनामीज ला सकते थे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को यह थोड़ा ज़्यादा लगता है, हैरिस के लिए भी। अब प्रेजेंट में उसे एहसास होता है कि प्रिंसेस हैरिस जैसी दिखती है, लेकिन यह फैलन एम्पायर की प्रिंसेस इलियाना है, एम्परर का खजाना। फिर भी डेवी यह सोचना बंद नहीं कर सकता कि वह तलवार हीरो से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। भले ही हैंडसम था, हैरिस हमेशा एक आदमी था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह खुद को बिगाड़कर औरत बन गया होगा। लेकिन जैसे ही वह यह सोचता है तो प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के पास आती है
और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। देवी माफ़ी मांगता है, कहता हुआ कि वह बस जोर से सोच रहा था और गलती हो गई। वह फिर उसे जाने देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश